नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या फिर एक पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्या उनको बिना विभाजन किए, बिना पार्टीशन किए अपना हिस्सा आगे बेचा जा सकता है? अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनकर उठा है। हमने बहुत सी सिचुएशन में देखा है जब एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है, यानी कि संपत्ति आज भी आपके पिता या दादा के नाम से बोल रही है, और आप लोग क्या करते हैं, बिना विभाजन किए अपना हिस्सा किसी बाहर वाले व्यक्ति को बेच देते हैं। अब बाद में जब यह कोर्ट केस फाइल होता है कि कैसे एक प्रॉपर्टी को बिना विभाजन करके बेचा है, तो यह बहुत बड़ा परेशानी का कारण वहां पर बनकर आ जाता है। अब इस चीज से आप यह अनुमान मत लगाइएगा कि एक प्रॉपर्टी को बिना विभाजन किए नहीं बेचा जा सकता, पर इसके पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं जो सभी के सभी आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूं। यकीन माने, अगर आप लोगों ने आज की ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों की हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दे। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोगों की कोई परेशानी है, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप अब मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर भी कॉल पर डिस्कस कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद आप लोगों के साथ अनेकों जजमेंट क्लियर की जाएंगी, ताकि आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या एक एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक संपत्ति और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बिना विभाजन किए बेचा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कौन सी होती है। देखिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब वह संपत्ति जो आपको अपने पिता, अपने दादा, अपने परदादा से प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी बात, वो आज भी अविभाजित है, यानी कि उसका आज भी पार्टीशन नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का दर्जा दिया जाता है, यानी कि उसको पैतृक संपत्ति कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की, तो ये वह संपत्ति है जो आपके पिताजी ने खरीदी थी, आपके पिताजी का देहांत हो गया, आज तक आपके पिता ने कोई विल वसीयत, गिफ्ट डीड, सेल डीड उस प्रॉपर्टी की नहीं की, तो उनका देहांत होने के बाद जब वो प्रॉपर्टी आज भी बिना विभाजित किए जॉइंटली यूज की जा रही है, जैसे कि आपके पिताजी का नाम है, सभी भाइयों के पास वो प्रॉपर्टी आ गई बिकॉज ऑफ क्लास 1 लीगल ईयर्स, तो सभी के पास वो प्रॉपर्टी आने के बाद जब तक वो उसका विभाजन नहीं करेंगे, उसको जॉइंटली तरीके से यूज करेंगे, तो वह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है दोस्तों, आपको जो ध्यान देना होगा, क्योंकि अब इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आज की हमारी वीडियो टिकी है। जैसे कि कई बार क्या होता है, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसको आज तक पार्टीशन नहीं किया गया, ठीक इसी प्रकार से एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जिसके अंदर सभी क्लास 1 लीगल ईयर्स का बराबर का अधिकार है, जैसे कि भाई बहन, माताजी हो गई आपकी। तो ऐसी कंडीशन में कई बार यह देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा कर बैठा है और वो उस पूरी प्रॉपर्टी पर धोखे से अपने नाम से म्यूटेशन करा लेता है और उस प्रॉपर्टी को आगे बेच देता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि क्या बिना पार्टीशन किए, बिना विभाजन किए एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को आगे बेचा जा सकता है? अब यह कंसेप्ट मैं यहां से आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं, ताकि वीडियो अब यहां से जब स्टार्ट हो रही है आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी, डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, पी लक्ष्मी रेड्डी वर्सेस एम लक्ष्मी रेड्डी। इसका साइटेशन नंबर है AIR 1957 SC 314। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि अगर एक कोहियर है और वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा कर बैठा है, तो कानून में यही माना जाएगा कि जितने भी कोहियर्स हैं, जितने भी हमवारिस हैं, उन सभी का उस संपत्ति पर बराबर से कब्जा है। अब दोस्तों,
इस कंसेप्ट से आपको यह क्लियर हुआ कि अगर एक हमवारिस पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है तो कानून में यह नहीं माना जाएगा उसका अकेले का कब्जा है, क्योंकि ऐसे लोग चालाकी करके प्रतिकूल कब्जा का केस करने की सोचते हैं। ऐसे लोग चालाकी करके पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके प्रॉपर्टी आगे करने की सोचते हैं। तो ऐसा कानून में यह माना जाएगा कि अगर एक भी हमवारिस का कब्जा है तो सारे के सारे हमवारिस उस प्रॉपर्टी पर कब्जे पर बैठे हैं। ये रेलिवेंट जजमेंट से मैंने आपको साफ तरीके से क्लियर कर दिया। अब इसके अलावा इसी टॉपिक को और डीपली समझाते हुए एक और जजमेंट में क्लियर कर दूं। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा करला बाई बेगम वर्सेस मोहम्मद सईद एंड अनदर, 1980 की जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर देखिए 4SCC 396। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यही हेल्ड किया था कि अगर कोहियर्स उत्तराधिकारी किसी भी रेंट में, किसी भी प्रॉफिट में उस लैंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं वहां पर आउस्टर बन जाएगा। अब दोस्तों, आउस्टर का मतलब क्या है? ये वो स्थिति है जब एक हमवारिस पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करके सभी के ऊपर अपना मालिकाना हक दर्शाता है प्रतिकूल कब्जे के तहत। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेलिवेंट जजमेंट में यही कहा कि अगर बाकी हमवारिस प्रॉफिट में, लैंड में आने वाले रेंट में, म्यूटेशन में, रिवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम नहीं चढ़वा रहे तो इसका मतलब यह नहीं माना जाएगा कि बाकी हमवारिसों का उस प्रॉपर्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर एक का किसी कोहियर लैंड पर कब्जा है, पोजेशन है, तो यही माना जाएगा कि सभी का उस लैंड पर पोजेशन है। अब सबसे पहले आपको यह कंसेप्ट यहां से क्लियर होना बहुत जरूरी था। देखिए दोस्तों, अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि क्या एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, क्या उसको बिना विभाजन किए बेचा नहीं जा सकता, जबकि सभी लोग इक्वली अपने अपने शेयर को ओरली बांट कर रह रहे हैं? यह भी बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम लोगों ने ओरली बांट लिया था, उसके बाद हम प्रॉपर्टी पर रह रहे थे। देखिए दोस्तों, अगर जब भी बात आती है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता। आप बिना पार्टीशन किए अपने हिस्से को आगे बेच सकते हैं, पर जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है अगर वो एक आउटसाइडर है, यानी कि आपकी पारिवारिक सदस्यों का हिस्सा नहीं है, तो जब तक वो उस ड्वेलिंग हाउस पर, यानी कि जहां पर सभी लोग रहते हैं उसको ड्वेलिंग हाउस कहते हैं, उस प्रॉपर्टी पर आकर पोजेशन नहीं ले सकता जब तक वहां पर प्रॉपर तरीके से सभी लोगों के बीच पार्टीशन नहीं हो जाता। अब इस चीज को आप इस तरीके से समझे, प्रॉपर्टी को बेचा तो जा सकता है, कानून में उसको अवैध नहीं किया जाएगा, पर फिजिकली पोजेशन लेने के लिए पार्टीशन होना अनिवार्य है। अब आप कहेंगे सर ये बात तो आप बोल रहे हैं, कोई जजमेंट दिखाएं, तो जजमेंट भी आपको क्लियर कर दूं। डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा एक बार। केस टाइटल है रामदास वर्सेस सीताबाई एंड अदर्स, SC 0910/2009। बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। यहां पर यही कहा था कि यहां पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता इस बात को लेकर कि एक अनडिवाइडेड हिस्सा को शेयरर क्या बेच सकता है या फिर नहीं, पर पोजेशन कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू वेंडी। यहां से ध्यान दीजिए, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं कि जो वो कब्जा है वो वेंडी यानी कि जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है उसको दिया नहीं जाएगा। कब तक? अनलेस द प्रॉपर्टी इज पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड एंड थ्रू म्यूचुअल सेटलमेंट और बाय डिक्री ऑफ द कोर्ट। यानी कि दोस्तों, जब तक उसको प्रॉपर तरीके से पार्टीशन, कोर्ट की डिक्री या म्यूचुअल सेटलमेंट, जिसे हम मेमोरेंडम भी कहते हैं, फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट भी कहते हैं, इनके थ्रू उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से नहीं बांट लिया जाएगा, तब तक वो जो वेंडी है, आउटसाइडर है, जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, वो उनकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी पर आकर पोजेशन नहीं ले सकता। तो दोस्तों, अब यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि किस कंडीशन से एक अनडिवाइडेड शेयर को आगे बेचा जा सकता है और कब उस शेयर पर पोजेशन किया जा सकता है। वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, सेक्शन 4 ऑफ पार्टीशन एक्ट एंड सेक्शन 44 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये दोनों भी इसी प्रकार की कंडीशन से रिलेट करते हैं, जहां पर किसी आउटसाइडर को आकर किसी ड्वेलिंग हाउस यानी कि जहां पर परिवार के सदस्य रहते हैं उस प्रॉपर्टी पर पोजेशन करने से रोका जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक एडवाइस करता हूं। एडवाइस क्या? देखिए, अगर आप एक अनडिवाइडेड शेयर खरीद रहे हैं, मान लेते हो सकता है, क्योंकि देखिए अक्सर खरीदार ये सोचता है कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, सस्ते में मिल रही है, पर दो डॉक्यूमेंट आप हमेशा ध्यान दें। सबसे पहला, अगर जिस प्रॉपर्टी पर आप खरीदने जा रहे हैं, क्या वो एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है या एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है? ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, या तो सबकी एनओसी आप लें कि उन लोगों को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर वहां से एनओसी नहीं मिल रही तो सबसे पहले ये देखिए क्या पार्टीशन हो रखा है, कोई पार्टीशन डीड, कोई पार्टीशन सूट की डिग्री, कोई कोर्ट की डिग्री, कोई फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट, कोई मेमोरेंडम, क्या इन प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट उनके पास है जहां पर यह दिखाया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी वो बेच रहा है ऑलरेडी उसके फेवर में कर दी गई है? अगर ऐसा नहीं है तो
आप उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी मत खरीदे। रीजन ये है कि चलो 1% आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, पर जब तक आप उस प्रॉपर्टी को फिजिकली यूज नहीं कर पाएंगे तब तक उसका खरीदने का फायदा होगा भी नहीं। इसके अलावा अगर वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और किसी फैमिली मेंबर ने ये केस फाइल कर दिया कि इस प्रॉपर्टी को पहले हमें ऑफर किया जाना था, ना कि किसी बाहर वाले को, हम इसको खरीदने के लिए राजी हैं, तो यकीन माने वो प्रॉपर्टी उसको वापस भी दी जा सकती है। क्यों दी जा सकती है? एक साल 2022 में बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, बाबूराम वर्सेस संतोष सिंह, जिसका केस टाइटल भी मैं यहां पर आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको यह ना लगे कि मैं मौखिक रूप से बातें करता हूं, कोई लीगली पॉइंट नहीं रहता। देखिए, इस जजमेंट में भी यही रहा था कि एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एक फैमिली मेंबर ने बाकी लीगल ईयर्स को पूछे बिना बाहर बेच दी। अब बाकी जो लीगल ईयर्स थे उन्होंने सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट का हवाला दिया। उनका कहना था कि यहां पर हमें स्पेशल राइट मिलता है कि अगर एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको फैमिली से बाहर बेचे जाने से पहले हमें बेचा जाना चाहिए। अगर हम उसको खरीदने के लिए एग्रीड नहीं है तब उसको आउटसाइड ऑफ फैमिली बेचा जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको यह कहा कि एनओसी नहीं तो पार्टीशन डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, वरना क्या होता है ये आप खुद जानते हैं, बाहर वालों से ज्यादा अक्सर अपने लोग ही परेशान करते हैं उठ के। तो इन सभी सिचुएशन से डील करने के लिए पहले ही आपको टेक्निकली स्टेप लेने पड़ेंगे, या फिर एक अच्छे से एडवोकेट से गाइडेंस ले ले, वो आपको उसी समय गाइड कर देगा कि आपको इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।